अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार वड़ाइच। ईद के बाद हमारा ये पहला शो है, तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है और इसका शुमार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में भी किया जाता है। इस शहर को 1964 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया था। सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता माने जाने वाले इस शहर की प्लानिंग और डेवलपमेंट का सेहरा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी जाता है। आज के प्रोग्राम में हम सीडीए की कारकर्दगी का भी जायज़ा लेंगे और जो कि 1980 में इसकी दहाई में अपने जो एक प्लानिंग थी वो मुकम्मल कर चुका था। उसके बाद से अब तक क्या क्या प्लानिंग्स हुई हैं इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिस वीक इन रियल इस्टेट पर नज़र डालेंगे और सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करेंगे वो ये है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हरबंसपुरा में नई सहाफ़ी कॉलोनी के क़याम के लिए खाली अराजी पर तरक्याती काम शुरू कर दिया है और तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद साबिक कॉलोनी के मुतासिरा सहाफ़ियों को नई कॉलोनी में मुतबादिल प्लॉट दिए जाएंगे। मजीद इसकी क्या डिटेल्स हैं हम जानेंगे सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अली शहराज से। अली, खबर तो अच्छी है, काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं सहाफ़ियों को प्लॉट्स देने के हवाले से और सहाफ़ती कॉलोनी के हवाले से भी। तरक्याती काम कब से शुरू हैं और कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये लाहौर के हरबंसपुरा के एरिया में सहाफ़ी कॉलोनी जो है वो बनाई गई थी, जिसमें सहाफ़ियों को जो है वो प्लाट दिए गए थे और वहाँ पे सहाफ़ी जो है वो रहाइश पजीर भी हैं। लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो बी ब्लॉक था और एफ ब्लॉक था, वहाँ पर अरसा दराज से एक कब्जा का माफिया जो है वहाँ पे बैठा हुआ था और अरसा दराज से प्लाटों पर उन्होंने कब्जे जमाए हुए थे, जिस पर सहाफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे और 20-20 साल से 15-15 साल से लोग अपने जो है वो प्लाटों को लेने के लिए वहाँ जाते थे। लेकिन वहाँ पर चूंकि कब्जा माफिया बहुत तगड़ा था, जिसकी वजह से उनको वो प्लाट नहीं दिए जाते थे। इसी तरह एफ ब्लॉक की अगर बात करें तो एफ ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट वर्क का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी लोगों को प्लाट नहीं मिले गए। लेकिन अब क्योंकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बाकायदा तौर पर जो है जो इस टाइम के मौजूदा लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं आजम चौधरी, उनके साथ बाकायदा तौर पर उन्होंने ये ऐलान भी किया और इस टाइम पर काम भी शुरू करवाया है कि बी ब्लॉक के अंदर तमाम जितने लोग हैं उसके जो पार्क जिसके अंदर बहुत बड़ा सा एक गड़ा था उसको फिल करने के लिए 5 करोड़ रुपए का तकरीबन उसको फिलिंग के लिए उस गड्ढे को मुकम्मल करके उसके ऊपर जो है वो प्लाटिंग की जाएगी, जो सहाफ़ियों को उसमें प्लाट दिए जाएंगे। बी ब्लॉक के अंदर अगर बात करें तो 150 प्लाट जो है वहाँ पर सहाफ़ियों को जो है वो मिलना है, जिसके अंदर लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर हैं और DGPR के जो एम्प्लॉइज हैं उनको वो प्लाट वहाँ पर दिए जाने हैं। तो इसी तरह अगर कि जो कब्जा माफिया वाली जो जगह थी, क्या उसके ऊपर भी अब कोई कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, ये 2018 में एक दफ़ा जब पहले आजम चौधरी लाहौर प्रेस क्लब के सदर बने थे तब भी एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था। उसमें पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर गई थी, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर वहाँ से जो है 2-3 दफ़ा फायरिंग के वाक़यात भी हो चुके हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए बाकायदा तौर पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ पर गई थी और उन्होंने काफ़ी अपना कब्जा जो है वागजार करवाया था। अब 2023 में दोबारा जब सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी और शहबाज मियाँ साहब की क़यादत के अंदर बाकायदा तौर पर जो मोहसिन नकवी हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने उस कब्जा माफिया से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर पुलिस को जो है वो अहकामात भी जारी कर दिए हैं और वो जो कब्जा माफिया से प्लॉट छुड़वाने के लिए LDA की टीमें जो हैं वो भी मुतहरिक हो चुकी हैं और जो बी ब्लॉक के जो प्लॉट हैं उसको भी वागजार करवाया जा रहा है। और एफ ब्लॉक के अंदर भी जहां पर मामला चल रहे थे, जो कोर्ट केसेस हैं उनको जो है वो कोर्ट केसेस में जो है वो निबेड़ा जाएगा, लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं उनको हटाने के लिए जो है इस वक्त LDA और पुलिस सरगर्म है। इसका मौजूदा जो लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी है उसकी मुताबिक जो है वो क्योंकि एफ ब्लॉक के ऊपर तरक्याती काम जो है वो शुरू हो चुका है और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी है, जहाँ पर तकरीबन 300 के करीब जो है वो प्लाट सहाफ़ियों को जो है वो तकसीम किए जाएंगे। इस तरह अगर बी ब्लॉक की बात की जाए तो बी ब्लॉक के अंदर भी तकरीबन 150 ऐसे प्लॉट निकलेंगे जिसको सहाफ़ियों में तकसीम किया जाएगा, जिसके अंदर लाहौर। अच्छा अली, इस हवाले से एक जो सवाल जहन में आता है कि मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर CM हैं, कुछ अर्सा पहले उन्होंने अंडरपास का भी एक इफ्तिताह किया था तो अदालत की जानिब से उनको रोक दिया गया था कि उनके इख्तियार में ये नहीं आता। तो इस तरह की अब ये जैसे सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से प्लानिंग चल रही है या उसका इफ्तिताह होगा, तो क्या ये मोहसिन नकवी साहब के केयर टेकर CM के इख्तियार में आता है?
जी बिल्कुल, ये केयर टेकर जो वजीर आला होता है उसके बिल्कुल इख्तियार में आता है, क्योंकि उन्होंने भी जो पंजाब के मामलात हैं उनको देखना है। केयर टेकर का मकसद ये होता है कि कोई ऐसा बड़ा बजट वो अनाउंस नहीं कर सकते, कोई ऐसे बड़े बजट का मंसूबा अनाउंस नहीं कर सकते जिसमें फंड या पैसों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो। इस वजह से वो काम जो तरक्याती मंसूबे जो चल रहे होते हैं उनके ऊपर काम जो है वो वजीर आला पंजाब जो केयर टेकर होते हैं वो करवा सकते हैं, उनके इख्तियार में भी ये चीजें आती हैं। और क्योंकि पुलिस भी उन्हीं की कंट्रोल में होती है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर भी उनकी कंट्रोल में होती है, तो जो ये सहाफी कॉलोनी के जो मामला हैं ये बिल्कुल जो मोहसिन नकवी है कि लाहौर प्रेस क्लब गए भी थे। आजम चोई साहब ने उनको बाकायदा तौर पर लाहौर प्रेस क्लब में बुलाया और एक मीट दी प्रेस करवाई, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी ने ये ऐलान किया कि जो लाहौर तक के सहाफियों के जो मसाइल हैं उनको वो फौरी तौर पर हल करेंगे। और आजम चोई साहब की क़यादत के अंदर बाकायदा तौर पर ये ऐलान करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे उसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया गया था। और जो इस वक्त जो वजीर इत्तलात हैं उनके मुताबिक भी जो है वो काम की रफ्तार जो है वो बहुत स्पीडी काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को बर वक्त उनके प्लॉट जो है उनको फराहम किए जाएं और वहाँ पर जितने भी मामला चले बहरहाल ये एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छी खबर है खास तौर पे सहाफ़ियों के लिए। और उनके लिए अगर की सोसाइटी बन जाती है और जो पहले कब्जा माफिया ने जिस सोसाइटी पे कब्जा किया है उसके बाद अगर तो एक नई सोसाइटी बनती है और उनको वाकई वहाँ पे प्लॉट भी मिलते हैं तो यकीनन ये सहाफ़ियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तो जनाब, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी FDA ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम रिहायशी और कमर्शियल अमलाक के मालिकान को स्मार्ट कार्ड जारी करने का आगाज कर दिया है। यकीनन स्मार्ट कार्ड सिस्टम रियल एस्टेट सेक्टर में जिद्दत की निशानदही भी करता है और इससे क्या सहूलियात वाबस्ता हैं, इस पे हम तफसीलात जानेंगे सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे शहरोज़ाबाद से। शहरोज़, FDA के इस इकदाम से मालिकान को क्या फ़ायदा होगा? स्मार्ट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होंगे? जी बिल्कुल आयशा, ये पहले भी खबर हमने ही जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी कि FDA की जानिब से जो है वो रिहायशी कॉलोनियों और कमर्शियल मार्केट में जो FDA के ज़ेर इंतज़ाम आती हैं सारी कॉलोनियाँ, इनको स्मार्ट कार्ड का इजरा किया जा रहा है। और अब बाकायदा तौर पर स्मार्ट कार्ड का इजरा जो है वो कर दिया गया। और एक बेहतरीन सी तकरीब जो फैसलाबाद में मुनक्कद हुई थी FDA के अंदर, जहाँ पर फैसलाबाद के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदऊ किया गया था। ये जो स्मार्ट कार्ड इजरा किया गया है ये जो FDA के अंदर उनके कंट्रोल जो मार्केट्स हैं और रिहायशी कॉलोनी है उनको जो है ये स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है। और इसका फायदा ये है कि अगर आपने जो आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है इसकी मुकम्मल जो तफसीलात हैं इस कार्ड के अंदर मौजूद होगी। और अगर आपने सेल करनी है तो भी एक बटन के जरिए इसको जो है वो आप सारा डाटा जो है वो अगर किसी को फरोख्त करना है तो उसको सामने LCD पर लगाकर आप दिखा सकते हैं कि ये डाटा है, यहाँ पर जो है वो ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और इतने इसकी जो है वो कितनी इसकी जमीन में ये मुहित है। तो ये सारी तफसीलात एक कार्ड के अंदर ही मौजूद होगी। और इसकी एक और जो अहम चीज़ हमें बताई गई है जो DG FD है उनकी तरफ से, कि इस जो जैल साजी होती है उसको जो है वो रोकने के लिए अहम किरदार इसका होगा, क्योंकि सारा डाटा इसके अंदर मौजूद होगा और कोई भी इस डाटा को जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पहले आग लगती थी तो डाटा जो है वो ज़ाया हो जाता था, तो इस तरह का अब कोई मामला सामने नहीं आ सकता, क्योंकि अब ये सारा कंप्यूटराइज है। बायोमेट्रिक के जो है वो तमाम तफसीलात है इसके अंदर होगी। अभी ये कंप्यूटराइज्ड हो गया है, पूरे जितना जो हमारा FDA का सारे एरिया उसके सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स इसमें आ चुके हैं, या फिर कुछ एरियाज हैं जिसके रिकॉर्ड जिसके अंदर हैं और कुछ लोगों को मुयसर है? देखें, ये मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी FDA के ज़ेरे कंट्रोल रिहायशी कॉलोनियाँ और कमर्शियल मार्केट्स हैं ये उनके लिए ये इक़दाम उठाया गया है, क्योंकि पहले फेज में तकरीबन जो है वो 50 से ज़ायद जो है वो घर हैं और तकरीबन इतने ही जो है वो मार्केट्स हैं जिनको स्मार्ट कार्ड का इजरा किया गया है। उसके बाद से जो डाटा है वो कंपाइल किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उनके मालकान को बुलाकर उनको स्मार्ट कार्ड जो है वो दिए जाएंगे। बाकायदा तकरीब करके इसका आगाज जो है वो कर दिया गया है। तो FDA के जो DG हैं उनका कहना है कि हम जितने भी हमारे अंडर आते हैं, जो कॉलोनियाँ आती हैं और मार्केट्स आती हैं, इन सबको जो है ये स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा ताकि ये इनका डाटा जो है महफूज हो सके और इनकी जो खरीदो फरोख्त का अमल है वो भी एक प्रोसेस के जरिए हो ताकि कोई जेल साजी ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज़ाबाद आपका। और रियल एस्टेट में डिजिटल की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा कदम है कि हम भी अपने इस सेक्टर को डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो जनाब, अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे और वो खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक स्टील और आयरन स्क्रैप की दरामदात रवा माली साल में 50% से ज़ायद गिर गई हैं। आदादो शुमार के मुताबिक माली साल 2023 के इब्तदाई 9 माह के दौरान
आयरन स्क्रैप और स्टील की दरामदात 50.6% कमी के बाद 85 करोड़ 93 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के दौरान 1 अरब 73 करोड़ 95 लाख डॉलर थी। मजीद क्या डिटेल्स हैं इसकी, सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से तफसीलात जानेंगे। लुकमान साहब, ये बताएगा कि आयरन और स्टील एक बुनियादी खाम माल है। यकीनन ये खबर आयरन और स्टील के कम इस्तेमाल को भी जाहिर करती है। इससे जुड़ी सनतों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट है, और ख़ासतौर पे उस मुल्क के लिए जहाँ पहले ही पर कैपिटा जो इस्तेमाल है इसका स्टील का बहुत कम है। पाकिस्तान में इसका 59 किलोग्राम जो पर कैपिटा स्टील का इस्तेमाल है, जबकि आपका जो हमसाया है वहाँ पे 76 किलोग्राम जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। और अगर दुनिया में देखें एवरेज जो है 233 किलोग्राम जो दुनिया की एवरेज है स्टील के इस्तेमाल की। और इसका मतलब यह है कि हमारी जो अगर एक एज ए बैरोमीटर अगर दुनिया में इस्तेमाल होता है स्टील का इस्तेमाल, तो वो बहुत कम है। हम साफ जाहिर है उसी वजह से जितनी डेवलपमेंट हमारी कम हो रही है वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है कि हमारे यहाँ स्टील का इस्तेमाल कम है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो वो मुल्क तरक्की याफ्ता होता है, इस तरह स्टील का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो तो मुल्क तरक्की याफ्ता होता है। और जो यहाँ पे सूरत हाल है कि एक तो LC नहीं खुल रही, साफ जाहिर है जब से वो डॉलर का इशू आया है वो एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो स्टील के लिए जो इम्पोर्ट के लिए स्क्रैप के लिए वो LC नहीं खोल रही। और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी बात है जो नजर आ रही है कि वो हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जितनी मुतासर हुई है उसकी वजह से उसका इस्तेमाल स्टील का कम हुआ है, जो सीमेंट का इस्तेमाल कम हुआ है, ब्रिक्स का इस्तेमाल कम हुआ है, तो वो एक ये फैक्टर भी है। और दूसरी जो चीज़ है कि आपकी जो अपनी इंडस्ट्री है 76% आपका डिपेंडेंस जो है वो पाकिस्तानी मेड स्टील पर है या जो री रोलिंग पे है। अब जो री रोलिंग की इंडस्ट्री जब मुतासर हुई है तो यकीनन उसकी वजह से आपके यहाँ जो स्टील की जो बाहर से जो स्क्रैप आना है वो भी नहीं आ रहा। तो 2-3 फैक्टर मिलके इस तरह का एक सूरत हाल बन गया है जो कि नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए भी और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए भी। अभी सूरत हाल जो जैसा कि चल रही है तो लग नहीं रहा कि आगे भी ऐसे कोई बेहतरी आने वाली हो, खासतौर पे जबकि फॉरेस्ट का जो हमारा क्राइसिस तो चल रहा है। जब फॉरेस्ट का क्राइसिस चल रहा है तो LC खोलने में अभी काफी देर तक ये मुश्किलात जारी रह सकती हैं। ठीक है मोहम्मद लुकमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हम जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे CDA की कारकर्दगी के हवाले से, एक ब्रेक के बाद हम CDA की कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। जैसे कि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे इस्लामाबाद के हवाले से, CDA के प्लान्स के हवाले से, और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में शामिल होने के बावजूद 63 साल से इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तब्दील नहीं हुआ और 20 लाख से ज़ायद आबादी रखने वाले दारुल हुकूमत के शहरी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। मौजूदा मास्टर प्लान अपनी मुद्दत 1980 की दिहाई में पूरी कर चुका है और इसको जदीद दौर के तकाज़ों से हमाहंग करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक आला शहरी अथॉरिटी है जो कि इस्लामाबाद में टाउन प्लानिंग, तामीरात और देखभाल की जिम्मेदार है, जिसकी कारकर्दगी के हवाले से काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन भी पाई जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर तफसीली बात भी करेंगे। हमारे आज के मेहमान सरदार ताहिर महमूद साहब हैं जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के सदर भी हैं। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसे कि हम CDA की कारकर्दगी के हवाले से ही बात कर रहे हैं और आगाज़ भी मैं इसी से करना चाहूँगी कि 1980 में जो पहला मास्टर प्लान था वो मुकम्मल हो चुका था, अब तक कोई नया मास्टर प्लान सामने नहीं आया है। आप CDA की ओवरऑल कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले तो बात यह है कि वाकई इस्लामाबाद जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से एक डेफिनेटली कैपिटल है, और जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान था डेफिनेटली उसमें उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं हो सका। अभी कुछ अर्सा से पिछले जो चेयरमैन CDA थे उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी जो कि मास्टर प्लान के हवाले से बड़ी इंटेंसिव किस्म की वर्किंग कर रही थी और उसी को कंटिन्यू किया है। अभी जो CDA के चेयरमैन और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद में हैं उन्होंने भी, और उसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। और लेकिन उसमें जरूरत इस चीज की है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस्लामाबाद के उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनकी जो इनपुट है
उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए इस नए मास्टर प्लान में। देखिए, सीडीए के 5 जोन से जोन 1, 2, 3, 4 और 5। जी। अब सीडीए जो जोन 2 है, इसमें तो इस्लामाबाद का अर्बन एरिया सारा आता है। जोन 2 में भी ज्यादातर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और फिर उसके साथ वो पिंडी के साथ बिल्कुल मर्ज हुआ है। तो इसी तरह जोन 4 और जोन 5 है। जोन 5 में भी वो भी पिंडी के साथ बिल्कुल मर्ज है। तो एक तो ये है कि एयरपोर्ट तक इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, ताकि जो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेसिकली वो फतेहजंग में फॉल करता है। तो उसको भी नए मास्टर प्लान के मुताबिक इसको इस्लामाबाद में फॉल करना चाहिए। और इस्लामाबाद में जो मास्टर प्लान है, इसमें अभी जो जरूरत इस अमर की है कि तमाम से स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके वो जो कमेटी काम कर रही है, वो कमेटी उन तमाम लोगों के साथ मुशावरत से एक ही दफा इसको फाइनलाइज करे, ताकि ये अगले 40-50 साल की जरूरत को ये हमारा मास्टर प्लान जो है वो पूरा कर सके। इसमें ब्लू एरिया है, फर्ज करें। अब ब्लू एरिया जोन 1 में जो न्यू ब्लू एरिया है, या ब्लू एरिया 1180 फीट का है, फिर आगे जाके ये कम हो जाता है। फिर आप जब जोन 2 में एंटर होते हैं तो जो ब्लू एरिया दिया हुआ है वहां पे वो एनक्रोच्ड जगह, सारी आबादियों की सेटलमेंट वहां पे हो चुकी है। तो वो बहुत मुश्किल है कि उस जगह को किस तरीके से इवैक्यूएट करा के, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उनको उनकी आबाई इलाका है, वो सिर्फ आप एक मास्टर प्लान के ऊपर चंद लाइनें लगा दें तो उससे ये नहीं हो सकता कि आपका वहां पे ब्लू एरिया बन जाएगा। तो उसके लिए करने की जरूरत है वहां के जो लोकल लोग हैं उनके साथ, और इस्लामाबाद का मास्टर प्लान के जो वर्केबल हो और जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है उसको सामने रखते हुए। तरनौल इतनी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है कि यहाँ पर आपको ब्लू एरिया, अगर 1200 फुट का आप वहां पे ब्लू एरिया दे देते हैं तो 1200 फुट की लैंड को अक्वायर करना जो प्राइवेट जगह है वहां पे तो ये पॉसिबल नहीं है, चूंकि वो ऑलरेडी एनक्रोच्ड हो चुकी है। अगर कोई हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको एनओसी सिर्फ इस वजह से नहीं मिलता कि आपका काम है कि आप यहाँ 1200 फुट का एक 1180 फुट का या 1200 फुट का आप एक ब्लू एरिया बनाएं। तो प्राइवेट लैंड के ऊपर एक जमीन एक प्राइवेट डेवलपर खरीद के फिर वो सीडीए को कैसे दे के आप वहां पे उसके ऊपर एक ब्लू एरिया बना लें, या वो ब्लू एरिया भी उन्हीं से बिलोंग करेगा, उन्हीं जो वहां पे प्रोजेक्ट्स होंगे उनको वो दिया जाएगा। तो इसके ऊपर बड़ी एक काम करने की जरूरत है और ऐसा वर्केबल सोल्यूशन इसका निकलना चाहिए कि जिसकी वजह से आगे यहाँ पर आप अगर 200 या 300 कनाल जगह प्राइवेट लेके रजिस्ट्री के ऊपर बेच देते हैं तो उसके लिए आपको कोई इदारा पूछेगा नहीं। लेकिन अगर आपको हाउसिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसको अगर आप किसी एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं या सीडीए में, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि उसको ये तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं कि जो इस वक्त की मारूजी हालात के मुताबिक वहां पर मुमकिन नहीं है कि इस्लामाबाद के अपने जो F11 है, F11 के से ऑनवर्ड अभी वो ब्लू एरिया जीटी रोड तक नहीं बन सकता या नहीं बना हुआ। तो वहां से आगे आप जब जोन 2 में जाते हैं जहां लैंड ही प्राइवेट है और सीडीए सिर्फ वहां पे एनओसीज देता है, तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो इसका वर्केबल सोल्यूशन निकालने के लिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी बननी चाहिए। सही, हम आपको पहले भी जब आप आए थे तब भी हमने इसी के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की थी कि मुशावरती जो अमल है उसको फॉलो नहीं किया जाता। अभी जो बनाई है उसके अंदर आप इसको आगे कैसे आपकी तो क्योंकि सीडीए के हुकाम के साथ ताल्लुक़ भी रहता है, बातचीत भी होती है, रिप्रेजेंटेटिव भी हैं आप नेशनल बॉडी के, तो ये जो मुशावरती अमल है ये किस तरीके से आगे चलेगा? देखिए, सीडीए में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है। हमने सीडीए के साथ मिलके बहुत सारा पिछले 3 से 4 सालों में काम किया है। पॉलिसीज प्रोसीजर्स के अंदर लोगों की सहूलत के लिए ट्रांसफर में, वन विंडो ऑपरेशन में बहुत सारा काम हुआ है। अभी एक चेयरमैन साहब ने काम शुरू किया है जिसमें वो हर थर्सडे बैठ के लोगों की जो शिकायत है वो वन विंडो के ऊपर सुनते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन आपको पता है हर वक्त इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। सीडीए बेसिकली एक रिजिड वहां पे महकमा है और वो लोग हैं गुज़श्ता
30-40 साल से जो वहां पर सीडीए में बैठे हुए हैं, उनका एक माइंडसेट है। तो कोई भी चेयरमैन हो या कोई भी डेपुटेशन के ऊपर कोई भी आके वहां पर काम शुरू करता है तो उसके लिए बहुत सारी हर्डल्स होती हैं और उसको पहले 6-8 महीने तो समझने में लगते हैं। तो ये चेयरमैन साहब बड़े प्रोएक्टिव हैं और इनकी हमारे साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, हम उनके साथ ऑन बोर्ड हैं। तो जितनी वन विंडो के हवाले से या इसके अलावा हमारे जो प्रपोजल्स थे वो लिए गए। जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो रजिस्ट्री है इस्लामाबाद में, आपको पता है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रीज हुआ करती थी, तो वो ट्रांसफर लेटर उनकी ट्रांसफर नहीं होती थी सीडीए से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बोर्ड से अप्रूवल करवा के तो अब आप अपनी रजिस्ट्री को ट्रांसफर में कन्वर्ट करवा सकते हैं और थ्रू प्रोसीजर आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं और आपको उसके अगेंस्ट ट्रांसफर लेटर मिलेगा, जिस तरह आमतौर के ऊपर सीडीए में आपको ट्रांसफर के बाद एक ट्रांसफर लेटर मिलता है। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स में सहूलत भी आई है और सीडीए काम भी कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ओवरऑल जितने महकमे प्रोएक्टिव हैं, जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जितने हमारे लोग हैं जो जितने प्रोएक्टिव हैं, उतना प्रोएक्टिव सीडीए भी है। लेकिन उसमें बेहतरी आ रही है। इस कमेटी के अंदर अभी हम मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम इस कमेटी वंस ये अपनी सिफारिशात तैयार कर ले तो हम फिर इनके साथ बैठ के तो अपनी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या हमारी जो सजेशंस हैं वो हम कोशिश करेंगे कि इनको दें और वो इनकॉर्पोरेट करवाएं ताकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकले और वो लोग जो इस शहर को बना रहे हैं, यहाँ के डेवलपर्स हैं, यहाँ के बिल्डर्स हैं, यहाँ के रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं, प्लस आर्किटेक्ट्स हैं, और इन सब की भी राय इसके अंदर शामिल हो। अच्छा सरदार साहब, अभी हम मास्टर प्लान के हवाले से बात कर रहे थे। एक लाहौर का मास्टर प्लान भी हमने सुना था, लेकिन अदालत की जानिब से बहरहाल उस पर काम रोक दिया गया। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं कि उसमें भी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ काम हो रहा है। अगर आपके पास इस हवाले से मालूमात हो कि वो क्या तब्दीलियां होंगी, वो क्या काम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कैपिटल है तो कैपिटल के हवाले से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ पर ज़्यादा हमें अच्छी चीज़ें या अच्छी इमारतें या एक बेहतर जो इलाका है हमें नज़र आए। तो इस हवाले से कुछ मालूमात हैं कि सीडीए क्या बेहतरी कर रहा है, जो इस हवाले से मास्टर प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, जो बायलाज के हवाले से बहुत सारा काम हुआ है सीडीए में। इस हवाले से प्लानिंग डिवीजन ने बड़ा काम किया है। मेंबर प्लानिंग और उनकी टीम ने, जो साबका थे और जो मौजूदा हैं, वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और जाहिर है चूंकि ये प्लानिंग के अंडर आता है ये मास्टर प्लान भी, तो उसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है और बिल्डिंग बायलाज में इम्प्रूवमेंट आई है। आपको पता है पहले बिल्डिंग बायलाज जो इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, अब फ्लेक्सिबल हुए। इनकी मजीद, चूंकि हमने वर्टिकल के ऊपर अगर जाना है तो हमें इन बायलाज को मजीद लिबरल करना पड़ेगा और जो कसीरुल मंजिला इमारतों की तरफ हमें जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें बिल्डर ये सहूलत देनी होगी कि वो बिल्डिंग अपने हिसाब से डिजाइन करवा सके। आर्किटेक्ट की जो डेफिनेटली अभी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को इस बायलाज के अंदर अगर इसका अहाता कर लिया जाए तो इसमें मजीद बेहतरी की अभी बहुत गुंजाइश है। इसमें जो FAR है मेरे ख्याल से उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। सीडीए का एक आर्गुमेंट ये है कि चूंकि हमारे अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कसीरुल मंजिला इमारतों को सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, तो इसको रिवैम्प करने की जरूरत है। सीडीए एक प्लॉट सेल करता है और आपको पता है कि उससे अरबों रुपए की आमदन होती है। अभी 36 लाख रुपए गज के हिसाब से लास्ट ऑक्शन में प्लॉट ऑक्शन हुआ है। अब के 16-17 तारीख को फिर ऑक्शन आ रही है। तो जो लेकिन सीडीए के पास एक स्नार्कल नहीं है अगर जिसमें अगर आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे इस्लामाबाद में बनाई हैं तो वो 1 बिलियन के लगभग का एक्सपेंस है कि जिसमें वो बड़ी स्नार्कल है। जैसे एक सेंटोरस में एक आग लगने का वाकया पेश आया था, तो ऐसे इसके लिए सीडीए को, चूंकि सीडीए के पास जो भी लैंड है वो बड़ी प्रीशियस लैंड है और कच्ची आबादियां हमारे पास हैं तकरीबन 3000 कनाल के करीब। जो कच्ची आबादी है वो इस्लामाबाद के अंदर है और आप देखिए F7 जैसे एरिया के अंदर भी कच्ची आबादियां हैं। इनको
अगर इस सेटलमेंट के जरिए इस जगह को यूटिलाइज किया जाए और इनको मालिकाना हकूक के ऊपर पूरी दुनिया में ऐसे होता है, अगर किसी जगह के ऊपर इनको अकोमोडेट किया जाए इन लोगों को, तो इस लैंड को हम यूटिलाइज करके बहुत सारे आप समझ लें कि काम हो सकता है। और बड़ी ये लैंड है, प्रीशियस लैंड है, G8 में है, F7 में है। सरदार साहब ये बताएं कि अभी जब ये प्लॉट को सेल करते हैं, इनके पास एक आमदनी भी काफ़ी आती है, उसका क्या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अंदर? अभी लॉज के अंदर आपने बाय लॉज की बात की, वो एक अच्छी कारकर्दगी आप लोगों की तरफ से भी और CDA की तरफ से भी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पहले एक बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी फ़िज़ा वाला बड़े खूबसूरत किस्म की कैपिटल था, और अभी आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है इस्लामाबाद ने, तो उसकी वजह से जो है वो मीम्स बनना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद वो नहीं रहा जो पहले था। तो वो आप इसको कैसे देखते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी बेहतरी आई है। आप देखिए मार्गला रोड बनाया गया है, उस मार्गला रोड की वजह से कितनी सहूलत हो गई है कि आपको सिर्फ श्रीनगर हाईवे के ऊपर सारा प्रेशर था, ट्रैफिक का सारा रश श्रीनगर हाईवे के ऊपर था, अब उसकी जगह मार्गला रोड के बनने की वजह से आपको बड़ी सहूलत होगी। इस मार्गला रोड के प्रोजेक्ट को जल्द कंप्लीट करने की जरूरत है। इसमें 80-90% काम हो चुका है, बाकी जो काम रहता है वो भी जल्द कंप्लीट होना चाहिए। आप देखिए आपने कितने आईजे प्रिंसिपल रोड बना है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए रावल डैम का जो चौक है वो बड़ा जबरदस्त, वहां पे फ्लाईओवर वो बना है। इसके अलावा 7th एवेन्यू है, इसके अलावा अभी 11th एवेन्यू बनने के लिए भी जा रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सी जगह के ऊपर G8 के अंदर एक जरूरत थी, वो भी बना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नो डाउट बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन आपको पता है कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, तो फंड्स के हवाले से जितना काम हो सकता है, अभी ये चेयरमैन साहब बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं और बहुत दिन और रात वो अवेलेबल होते हैं काम के सिलसिले में भी। तो ऑल इन ऑल वी आर हैप्पी के काम हो रहा है, लेकिन उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और उस बेहतरी की गुंजाइश के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके अगर काम किया जाए तो हम इनका एज ए हेल्पिंग हैंड काम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, इस्लामाबाद चैम्बर है, हमारी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट की एसोसिएशंस हैं, उसके अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको साथ लेके अगर काम किया जाए। लेवल ऑफ इंटरेक्शन है आपका, आप एज स्टेक होल्डर डेवलपर्स और सब रियल एस्टेट एजेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह का इंटरेक्शन होता है CDA के साथ? जी, तमाम मेंबर्स जो हैं वो बड़े पॉजिटिवली काम करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं जिस भी हम उनको जब भी कोई अच्छी तजावीज़ हों, चाहे वो स्टेट के हवाले से हों, प्लानिंग के हवाले से हों, तो वो उसको बड़े टाइमली रिस्पॉन्ड भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो ऑल इन ऑल इस वक्त जो टीम है बड़ी अच्छी है। बहुत जो प्लानिंग के बाजवा साहब हैं, ये इससे पहले हाउसिंग फाउंडेशन के अंदर भी रहे और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो प्लानिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह मेंबर स्टेट हैं, उनका भी अभी इस CDA के अंदर काफी टाइम गुजर चुका है, तो वो भी बड़ा अच्छा। इससे पहले नवीद इलाही साहब थे मेंबर स्टेट, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, और ये भी जो मेंबर हैं ये भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, सरदार ताहिर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। सरदार ताहिर साहब से हम बात कर रहे थे CDA की कारकर्दगी और इस्लामाबाद में जो अब तक मामला चल रहे हैं CDA के हवाले से, उस पर। जी सरदार साहब, अभी जैसे कि शहरियार भी बात कर रहे थे कि पहले इस्लामाबाद के हवाले से जो एक इम्प्रेशन था कि वो खूबसूरत तरीन शहर तो अभी भी आता है, लेकिन साफ़ सुथरा और उसका माहौल भी, आबो हवा भी उसकी साफ़ सुथरी थी, लेकिन अभी वो चीज़ें वैसी नहीं रही हैं। अगर हम सफाई के हवाले से बात करें तो लाहौर में ये तजर्बा किया गया कि जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके ताउन से लाहौर की सफाई का काम शुरू किया गया, जो कि एक अच्छा तजर्बा साबित हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या CDA को भी इसी तरह के तजर्बात करने चाहिए, प्राइवेट कंपनीज के साथ इस तरह के मुआहदे करने चाहिए इस्लामाबाद की सफाई सुथराई के हवाले से? देखिए जी, इस्लामाबाद की खूबसूरती जहाँ तक है
उसमें लाशारी साहब के पास ये जो गुज़श्ता दौर है और इस दौर में बहुत सारा काम हुआ है। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपको वॉकिंग ट्रैक्स मिलते हैं, जॉगिंग ट्रैक्स मिलते हैं, साइकिलिंग के लिए आपको ट्रैक्स मिलते हैं। आप F7 से निकलें तब भी, आप G7 से निकलें तब भी, आप F10 से निकल रहे हैं, आप G10 से निकल रहे हैं, आप G9 से निकल रहे हैं, आप F11 से गुजर रहे हैं, तो आपको जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके ऊपर बड़े जबरदस्त आपको पार्क्स भी मिल रहे हैं और वहां पर आपको वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स भी मिल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा काम हुआ है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर, बहुत सारा काम हुआ है और उसी काम की कंटिन्यूएशन है, अब भी हो रहा है। और आगे हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर अभी फिर आगे आ रही हैं अपनी जो हमारी बिड्स है उसके अंदर भी लोग पिछली बिड से हमेशा अच्छी बिड जाती है, तो इस्लामाबाद खूबसूरती में इजाफा भी हो रहा है और इम्प्रूव भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। यानी कि अभी भी इस्लामाबाद में आपके ख्याल में मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी सिलसिले में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि फिर क्या प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके साथ मुआहदे करने चाहिए, उनका ताउन लेना चाहिए? देखिए, सीडीए के पास एक बहुत बड़ा स्टाफ है, सैनिटेशन का पूरा डिपार्टमेंट है और उसको एक डायरेक्टर साहब उसको और डीजी साहब उसको देखते हैं। उसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब अभी पिछले अरसे में आपने देखा होगा कि अगर आप 0 पॉइंट से फैजाबाद की तरफ जाएं तो इस रोड को नए सिरे से कारपेट किया गया है और वो सीडीए ने अपना जो सीडीए का डिपार्टमेंट है उसके थ्रू उसको किया है। तो सीडीए के पास तमाम एनफोर्समेंट के डायरेक्टरेट मौजूद हैं एनक्रोचमेंट के लिए, उनके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, तो उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन की जरूरत है। अगर वो यूटिलाइज बेस्ट तरीके से होंगे तो इनको फिर किसी प्राइवेट को देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने की जरूरत है, उन डिपार्टमेंट्स को अपने पांव पे खड़ा करने की जरूरत है और उसमें मौजूद जो करप्शन का आंसर है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है, जो डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, कंप्लेंट्स के लिए सेल बनाने की जरूरत है कि ताकि आप ऑनलाइन ही अपनी तमाम शिकायत दर्ज कराएं और उसको मॉनिटर किया जाए और उसको बर वक्त आपकी शिकायत के ऊपर उसका अजाला किया जाए। तो ये तमाम चीजों को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। जब हम ये बेहतर करेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। हमारा जो शहर पहले ही बड़ा खूबसूरत है, पूरे पाकिस्तान में किसी जगह आप चले जाएं आपको इतना जबरदस्त साफ सुथरा वेल मेंटेन्ड सिटी आपको नहीं मिलता जितना कि ये इस्लामाबाद है। और हमारे ऊपर ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हम यहाँ पे रह भी रहे हैं और इस एनवायरनमेंट को हम एंजॉय भी कर रहे हैं। अगर आपने हाइकिंग के लिए जाना है तो आप देखिए पुराने ट्रैक्स भी मौजूद हैं। सरदार साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन हम जो ये तो हमारा फेस है ना इस्लामाबाद, तो इसको तो हमने बाकी अदर ममालिक के कैपिटल्स के साथ कंपेयर करना है। अगर हम इसको अपने बाकी शहरों के साथ कंपेयर करेंगे तो शायद वो इतना अच्छा कंपैरिजन ना हो। इसी से आगे आपने इन्फोर्समेंट की आपने बात की थी, जो अभी इससे पहले आपने ये भी बात की कि प्रेशियस लैंड भी है जो सीडीए के पास है। ज़ाहिर बात है वो बाकी सारी साइडों से जो है वो कॉर्डनड ऑफ है बाकी अदर प्रोविंसेस से और बाकी अदर जो है वो अथॉरिटीज़ से। तो ये जो बीच में कच्ची आबादियाँ हैं इनके ऊपर कोई आपके सामने कोई प्रॉपर प्लान आता है इनकी, या कोई पॉलिसी आती है कि इसको लॉन्ग टर्म कैसे इसको जो है वो हैंडल किया जा सकता है? देखिए, कच्ची आबादियां जो हैं, मैंने जैसे कहा कि तकरीबन 3000 कनाल के लगभग 3300 कनाल के लगभग लैंड है जिसके अंदर ये कच्ची आबादियां बनी हुई हैं। देखिए, कच्ची आबादियां भी जरूरी हैं, लेकिन आप इनको इस लैंड को यूटिलाइज करके और बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और इसी के अगेंस्ट इन लोगों को मालिकाना हकूक के ऊपर को अच्छे अपार्टमेंट्स और इस तरह की चीजें बना के दें, इनको एजुकेशन का बच्चों का सिस्टम, ये सारी चीजें। तो ये इस जगह से आप अगर डिस्प्लेस भी करेंगे और अच्छी जगह के ऊपर आप लेके जाएं और इस शहर के अंदर जो इन लोगों की जरूरत है, जब ये मास्टर प्लान बना था तो ये इस जगह के ऊपर जो कच्ची आबादियां थी उनका भी एक मकसद ये था कि ये फीड करेंगे यहाँ पे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को। आपको सैनिटेशन के लिए भी वर्कर्स चाहिए होते हैं, आपको घर पे काम करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, तो उन सबको किसी जगह के ऊपर आप मुख्तलिफ पैचेस में वर्टिकल अपार्टमेंट्स बना के आप वहां पे उनको मालकाना हकूक पे अपार्टमेंट्स दें, उनको उनके बच्चों को एजुकेशन दें और फिर ट्रांसपोर्ट दें जिसके जरिए वो आ सकें और आके यहाँ पर वो जिसने जो काम करना है वो काम करके शाम को वो वापस जाए। और इस तरीके से इसको मैनेज करें
करें तो वो जो 3000 कनाल लैंड है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त F6 में जो घर है वो तकरीबन 1 बिलियन के राउंड अबाउट 2000 गज का घर है। 2000 गज के में 4 कनाल हैं, 500 गज का एक कनाल अगर हम लें तो 4 कनाल जगह अगर 1 बिलियन के राउंड अबाउट है, और जो कमर्शियल 611 गज की अगर बिड हुई है तो वो हाईएस्ट बेस 36 लाख रुपए का मतलब है तकरीबन 2 बिलियन 2 बिलियन में 600 गज ऑलमोस्ट एक कनाल आप उसको कह सकते हैं। तो एक कनाल जगह अगर 2 बिलियन की है तो ये जो 3200 कनाल जगह है ये कितनी प्रीशियस जगह यानी कि आपकी इस बात से हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो कच्ची आबादियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ गैर कानूनी सोसाइटीज और जो सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जा है वो भी बहरहाल इस्लामाबाद में है। तो क्या इस पे हम ये नहीं कह सकते कि सीडीए की कारकर्दगी पर एक दब्बा है? इस हवाले से कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है या मजीद कोई हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है? देखिए जी, कच्ची आबादी में ये जो आप कह रहे हैं ना कि इलीगल सेटलमेंट है, तो ये बिल्कुल मौजूद है। अब तरनौल सारे का सारा रोड के दाएं और बाएं अगर आप देखें तो 5-5 मंजिला 7-7 मंजिला बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को एक दिन में तो नहीं बनी है, ये सीडीए की मौजूदगी में बनी है। और सीडीए के जो एहलकार वहां पर मौजूद हैं, जो इन्फोर्समेंट के लोग हैं, उनके होते हुए ये बनी है। तो बिल्कुल इन्फोर्समेंट का पूरा डायरेक्टोरेट है, वो अगर चाहें तो अगर आप यहाँ F6 से आप घर के बाहर बाड़ लगाते हैं तो वो 1 घंटे बाद आके आपकी बाड़ उखाड़ के चले जाते हैं। लेकिन किसी जगह के ऊपर जहां पे उनको सरफे नजर करना है वहां पे अगर इनको पूरी बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं तो वो कैसे हो सकता है कि इनकी नॉलेज में ना हो और इनको पता ना हो? तो क्यों नहीं करते फिर ये? बीच में हम इम्प्रूव करने की जरूरत है जी। ये क्यों नहीं करते फिर ये इन्फोर्समेंट? जो हम बीच में सुनते तो हैं कि ये कोई क्रैकडाउन हो रहा है, उसके बाद फिर वो कर भी रहे हैं, अभी कर भी रहे हैं और मजीद इसको करने की भी जरूरत है। आपके पास गूगल इमेजेस से आप देख सकते हैं कि ये कब बना है, ये बिल्डिंग कब बनी है। ये विद इन डेज लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो इनके सामने बनती हैं और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इन्फोर्समेंट का महकमा जो है वो इस वक्त मैं समझता हूं कि थोड़ा सा रिवैम्प करने की जरूरत है। काम कर भी रहे हैं, बहुत सारा काम किया भी है, बहुत सारी लैंड जो है वो इन्होंने वागुजार कराई है प्राइवेट काबजीन से, और उसके लिए बड़ा मुश्किल भी सीडीए को फेस करनी पड़ी है। इसके बावजूद इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की जरूरत है ताकि सीडीए की 1 इंच जमीन भी कोई इलीगली एनक्रोच ना कर सके। तो फिर सीडीए के अंदर से ही लोग मिले होते हैं। जैसे हम कराची के हवाले से बात करते हैं कि चाइना कटिंग में वहीं के लोग मुलव्विस होते हैं, जो केडीए के लोग या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लोग हैं वही बीच में मुलव्विस होते हैं, इसलिए कराची में इतने अरसे से चाइना कटिंग हो रही थी। इसका मतलब फिर इस्लामाबाद में भी इन तमाम बातों के पीछे जो वजूहात हैं उसमें सीडीए का किरदार तो है, उन अंदर से लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता? जी होना चाहिए उनके खिलाफ एक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी किसी गलत काम में लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ ये काम होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जो ऐसे लोग हैं उनको बहुत सारे हमने अपने सामने देखा भी है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों को मुअत्तल भी किया गया है, लेकिन इसके ऊपर एक कंप्लीट मुकम्मल तरीके से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि हम इस जो इस्लामाबाद की इतनी प्रीशियस लैंड है और ये इतना खूबसूरत शहर है, इसको अकॉर्डिंग टू द प्लान कंप्लीट किया जा सके। बिल्कुल सही है। अभी हमने इससे पहले भी एक बात की थी, जो प्लॉट सबसे महंगा तरीन प्लॉट जो है वो जब फ़रोख्त किया गया, आपकी भी इन सारी चीज़ों पर नज़र होती है, क्या ये अमल शफाफ है? ये शफाफ तरीके से हो जाते हैं? बिल्कुल शफाफ तरीके से जो कन्वेंशन सेंटर के अंदर बिड होती है उसमें हाईएस्ट बिडर को प्लॉट अलॉट होता है और वो उसकी पेमेंट्स जमा करवाता है। अकॉर्डिंग एक दिन भी किसी की पेमेंट लेट होती है तो उसको सरचार्ज पे करना पड़ता है। तो वो बड़ा शफाफ तरीके से होता है, वो सारे लोगों के सामने होता है। जिसने जो प्लॉट खरीदा, हमारे दोस्त बिल्डर्स प्लॉट खरीदते हैं और जो अकॉर्डिंग टू रूल्स वो प्लॉट खरीदते हैं, उनकी पेमेंट्स जमा करवाते हैं, उसके ऊपर वो बिल्डिंग्स बनाते हैं।
तो कभी इसमें एज सच कोई इस तरह की शिकायत नहीं है कि अगर बिड आपने दी है, आपकी बिड सक्सेसफुल भी हुई है, इसके बावजूद आपको प्लॉट अलॉट ना हुआ हो, तो वो पूरे बोर्ड का डिसीजन होता है, उसमें बिड को अप्रूव किया जाता है और फिर उस मिनट्स के नतीजे में लोगों को कहा जाता है कि आपकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो इस स्केड्यूल के हिसाब से आप जमा करवाएं। लोग जमा करवाते हैं, अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। बिल्डिंग आपने देखी है। मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद के जो बिल्डर्स हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बड़ी बड़ी मुश्किल से पहले इनके जो लेआउट प्लान है वो अप्रूव हुआ करते थे। अब उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है कि पहले जो डीवीसी की मीटिंग हुआ करती थी वो 6-6, 8-8 महीने नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब डीवीसी जो है वो फोर्टनाइटली भी डीवीसी हो जाती है और अगर इकट्ठे प्रोजेक्ट्स कोई ज्यादा आ जाएं तो आप वीकली भी कर सकते हैं। पहले बोर्ड मीटिंग्स बहुत अरसे अरसे बाद हुआ करती थी, लेकिन गुज़श्ता 3-4 साल से और अभी भी बोर्ड मीटिंग्स जो है वो बड़े टाइमली होती हैं, वक्त पर डिसीजंस होते हैं। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि सीडीए में काफी इंप्रूवमेंट आई है और इंप्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सीडीए मजीद। ये तो आपकी बात से मैं भी इससे एग्री करूंगा कि बाकी अथॉरिटीज़ के साथ भी कंपैरिजन करते हुए सीडीए की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा एक्सीड करती है बाकी सारों से। इसी के अंदर आपने ये भी बात की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि एक चीज़ होती है जिसके अंदर वो होता है कि एक दिन के लिए आप कोई रोल अपना लेते हैं। तो अगर सर आप जो है वो एक दिन के लिए आपको सीडीए का चेयरमैन बना दिया जाए तो आप वो कौन सी दो चीज़ें हैं मेन जो आपको लगता है कि आप करेंगे? देखिए जी, ये निज़ामुद्दीन सके के जरिए के राज के जरिए तो बड़ा मुश्किल है कि सीडीए को चलाया एक दिन के लिए आए और उसको चलाया जा सके। ये एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है और मैनेजमेंट है, इसको चलाना सीडीए को। ये पूरा शहर है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसको उन सब चीज़ों को आप सामने रखते हुए सीडीए की बोर्ड को, सीडीए के बाकी जो मामलात हैं उनको देखते हुए डिसीजंस करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें एफएआर की बेहतरी की गुंजाइश है। इस शहर में बिल्डिंग्स बड़ी और हाई राइज बिल्डिंग्स बननी चाहिए। एक सेंटोरस काफी है, ये बिल्डिंग्स बननी चाहिए। वर्टिकली हमें लोगों को अलाउ करना चाहिए कि आप जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, वक्त के ऊपर लेआउट प्लान्स अप्रूव करके देंगे, आप उसको बनाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम जो अपने फायर टेंडर्स हमारे पास नहीं है बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, वो सीडीए को खरीदने चाहिए। जो ओवरऑल हमारा मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के ऊपर डे नाइट काम करने की जरूरत है कि ताकि इसको हम जल्दी मास्टर प्लान पे दिन रात काम करने की जरूरत है। सरदार ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने काफ़ी डिटेल से सरदार ताहिर साहब से बात की। उन्होंने सीडीए की कारकर्दगी के हवाले से ख़ास तौर पर जो उनके ख्यालात थे उसका इजहार भी किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और शहरियार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।